डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पारितंत्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं, इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की बेसिक यूनिट है और इसमें जैविक और अजैविक कारक जो है दोनों शामिल होते हैं। तो जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है। वास्तव में जीव अपने जीवन के लिए आपस में तथा अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अथवा परितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकता है, यानी जो इकोसिस्टम है उसकी साइज भिन्न भिन्न हो सकती है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का तात्पर्य इस बात से है कि इसके विभिन्न अवयव आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य संरचनात्मक लक्षण जाति रचना व स्तर विन्यास है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जाति रचना वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करती है। उष्णकटिबंधीय प्रचुर वनों में जीवन के अनुकूल परिस्थिति होने के कारण उष्णकटिबंधीय वनों की संरचना में बहुसंख्यक जीव जातियों को देखा गया है या देखा जा सकता है। यानी जहाँ पर जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूलित होती हैं वहाँ पर जीव संख्या ज़्यादा पाई जाती है। वहीं मृत पारिस्थितिक तंत्र अल्प जातियों की संख्या को दर्शाता है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का स्तर विन्यास खाद्य श्रृंखला तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता के भोज्य संबंधों के द्वारा निर्धारित होता है। इसके प्रथम स्तर पर उत्पादक पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा अजैविक घटकों की मदद से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, तथा दूसरे स्तर पर शाकाहारी जीव तथा तीसरे पोषी स्तर पर जो है मांसाहारी जीव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। यानी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है यहाँ पर वो लो जो ट्रॉफिक लेवल है वहाँ से हाई लेवल की ओर होता है। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैव पदार्थ तथा मृदा जैसे अजैविक घटकों में संचित होता है। यानी सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैव पदार्थ तथा मृदा जैसे अजैविक घटकों में संचित होता है। तो ये पोषक तत्व कहाँ पर होता है? या तो मृदा में होता है या जो जैव पदार्थ हैं उनमें होता है। इन पोषक तत्वों का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में चक्रीय रूप से होता है। यानी जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रकृति से जीवों में और जीवों से प्रकृति में इस तरह से साइकिल के रूप में इनका प्रवाह चलता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र के विशेष घटक विशेष संरचना से जुड़कर पारिस्थितिक तंत्र को स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी जीव अपने चारों ओर वातावरण से प्रभावित होते हैं। यानी जीव अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं और अपने चारों ओर का जो वातावरण है उसे वो प्रभावित होते हैं। सभी जीव वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम जो है एक तरह से जीव और वातावरण के संबंधों को दर्शाता है। इकोसिस्टम के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इनमें ओडम का नाम प्रमुखता से आता है। ओडम के अनुसार इकोसिस्टम जो है इकोलॉजी की एक बेसिक यूनिट है और इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरे हम बात करें इकोसिस्टम जो है क्या है? इकोलॉजी की बेसिक यूनिट। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी प्रकृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिक तंत्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं और अगर सरल रूप में अगर बात करें तो जो एनिमल्स हैं या जो सजीव हैं उनका पारस्पर में आपस में संबंध जीव जीव को किस तरह से प्रभावित करता है और उनके साथ उनका पर्यावरण के साथ जो संबंध है उनका अध्ययन जो है इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम जो है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक तालाब है जहाँ मछलियाँ भी हैं, मेंढक हैं, शैवाल हैं और कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं। इसके अलावा कुछ और जलीय जीव रहते हैं।
ये सभी जीव न केवल एक दूसरे पर आश्रित हैं, बल्कि जो एबायोटिक फैक्टर हैं, जल, वायु, भूमि, इन सभी के साथ पारस्परिक रूप से जुड़े हुए भी हैं। समुदाय का यह तंत्र, जिसमें अजैविक घटक तथा जैविक घटक का पारस्परिक संबंध जो है इकोसिस्टम का निर्माण करता है। अब हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा बिंदु है इसकी संरचना, यानी जो इकोसिस्टम है इसकी संरचना मुख्यतः 3 मूलभूत संगठकों से होती है। पहला है ऊर्जा संगठक, दूसरा जैविक संगठक और तीसरा अजैविक या भौतिक संगठक। तो अजैविक संगठक है वो है स्थल, जल और वायु। तीसरा बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। जो है ऐसा नहीं कि पूरा ही जो है जीवमंडल जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें एक निश्चित क्षेत्र होता है और अलग अलग उसकी विशेषताएं होती हैं। उनका जो एनवायरमेंटल क्षेत्र, वहाँ का जो होना है वो अलग अलग होता है और उनकी जो आपस में संबंध है भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे जलीय इकोसिस्टम हो गया, जो है झील का, लेक का इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट का इकोसिस्टम हो गया। इस तरह से अलग अलग जो है क्षेत्र, उनका एक खास विशेषता देखी गई है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, चौथा बिंदु है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में प्रयोजन किया जाता है। पांचवा है ऊर्जा, जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रियाएं होती हैं, साथ ही विभिन्न जीवधारियों में भी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। तो ये जो जीव हैं और जो पर्यावरण है, इनके मध्य जो है इंटरेक्शंस चलती रहती हैं और ये कुछ इंटरेक्शंस जो है जटिल प्रकार होती हैं। अब हम छठी जो विशेषता है, जो लक्षण है, उसके बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम जो है एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत प्रवाह होता रहता है। यानी ऊर्जा और जो पदार्थ है वो जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनसे वातावरण में, एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट से उस वातावरण में इस तरह से उनका जो है आदान प्रदान चलता रहता है। अगला बिंदु है जब तक पारिस्थितिकी तंत्र के एक या एक से अधिक नियंत्रण कारकों में अव्यवस्था नहीं होती, यानी जब इकोसिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर हैं, यानी उसके एक तो लिमिटिंग फैक्टर को तय करने वाले जो कारक हैं, सीमा को तय करने वाले जो कारक हैं, उनमें जब तक अव्यवस्था नहीं होती तब तक जो है इकोसिस्टम एक तरह से समस्थिति यानी स्टेबल होता है। अगला फैक्टर है पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो प्राकृतिक संसाधन है वो सम्मिलित किए गए हैं और ये प्राकृतिक संसाधनों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। 9th जो पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी तंत्र संरचित तथा सुगठित तंत्र होता है। 10वां बिंदु है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था होती है, अर्थात यदि पारिस्थितिकी तंत्र के किसी एक संगठन में प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो तंत्र के दूसरे संगठन में भी परिवर्तन द्वारा उसकी भरपाई हो जाती है। किंतु ये परिवर्तन यदि मानव के क्रियाकलापों के द्वारा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्नियमित नियंत्रण की व्यवस्था को सहन नहीं कर पाता या सहन शक्ति से अधिक हो जाता है, तो उस परिवर्तन की भरपाई नहीं होती और पारिस्थितिकी तंत्र एक तरह से अव्यवस्थित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और इस कारण से पर्यावरण में जो है गिरावट या वो प्रदूषण जो है प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसकी संरचना में जैविक तथा अजैविक घटक जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। यानी जैविक अजैविक घटक और ये जो घटक हैं इनकी कितनी मात्रा है और इनका रेंज क्या है, ये सब फैक्टर जो है इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं या उसके निर्माण में हेल्पफुल होते हैं।
सबसे पहले हम बात करें अजैविक घटक। इकोसिस्टम का जो अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती, किंतु इस जैविक घटकों के विकास के लिए जो बायोटिक फैक्टर हैं उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे हम बात करें वातावरणीय घटक, वातावरणीय घटक में टेम्परेचर है, प्रकाश है, एयर है, ये जो घटक सम्मिलित किए जाते हैं। इसी तरह से दूसरे घटक जो है अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक वे घटक होते हैं जो प्राकृतिक तत्व हैं जिसमें सल्फर है, बोरोन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है। ये एलिमेंट्स भी जीवों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसी तरह से कार्बनिक घटक, जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और जीवों के जो शरीर का अधिकांश भाग जो है ये बनाने में मददगार होते हैं। तो ये एक तरह से या पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स जो है इनमें भी सब में कार्बनिक पदार्थ इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और ये इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अजैविक घटक और इसके अलावा जैसे जैविक घटक जो है वो भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। मैंने बताया था कि जैविक घटकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं? जीव। तो जो इकोसिस्टम है उसमें एक इस तरह के जीव होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, जैसे प्लांट्स, ग्रास वगैरह जो है ये सब प्रोड्यूसर होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, ये जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले होते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ता जो है इनको भी हम जो है अलग अलग श्रेणियों में बांट कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी जो उपभोक्ता हैं, प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं, वे होते हैं जो प्रोड्यूसर पर भोजन के लिए या पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर भी होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से जैविक जो घटक हैं इनमें कुछ अपघटक भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। ये क्या करते हैं, जो डेड जो एनिमल्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनका अपघटन करके उनको कार्बनिक पदार्थों में पुनः जो है प्रकृति में एक तरह से वो मिक्स हो जाते हैं। तो जो इकोसिस्टम है उनके निर्माण में जैविक और अजैविक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा ये घटक जो है कितनी मात्रा में है, कम है, ज़्यादा है, जैसे एयर का फ्लो कैसा है, टेम्परेचर कितना है, लाइट कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, 8 घंटे तक रहती है, 10 घंटे तक रहती है, ये सब फैक्टर जो है इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने बात की अभी कि जो जैविक घटक हैं उसमें सबसे पहले मैंने बताया था प्रोड्यूसर के अंदर क्या है, हरे प्लांट्स और जीवाणु, शैवाल, इन सब को सम्मिलित किया गया है। और इस सब क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव उत्पादक या स्वपोषी घटक कहलाते हैं। इसलिए इकोसिस्टम में पेड़ पौधे और जलीय परितंत्र में पादप नामक प्रमुख उत्पादक होते हैं। इस आरेख द्वारा भी हम जो है इकोसिस्टम का समझ सकते हैं। ये एक तरह से इकोसिस्टम की आउटलाइन है। इकोसिस्टम में जो है मुख्यतः 2 कंपोनेंट होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट्स की बात की थी अपने, कंज्यूमर्स में मैंने बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं और सेकेंडरी जो है प्राइमरी पर निर्भर रहते हैं और टर्शरी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह से एबायोटिक फैक्टर की हमने बात की, तो एबायोटिक फैक्टर में जो है एक तरह को वातावरणीय जो कारक हैं जैसे एयर, वाटर, विंड, सॉइल, ये हैं, टेम्परेचर वगैरह, रेनफॉल। और दूसरे जो है अकार्बनिक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, बोरोन, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जो कार्बनिक घटक हैं इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अब जो है जैसे उपभोक्ता की हमने बात कर ली अपने पहले कि उपभोक्ता जो है वो 3 श्रेणियां मैंने बताई थी, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी। और ये जो है निर्भरता के बारे में बात हो चुकी है। प्राइमरी जो है वो प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना, क्योंकि ये भोजन खुद नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए जो है प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं प्राइमरी उपभोक्ता। एक तरह से हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे मान लो गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, ये जो है ना मुख्यतः घास को खाने वाले जीव, इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। इसी तरह से जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो जो है इन पर निर्भर रहने वाले हैं, जैसे मान लो भेड़िया है, ये इनको हर्बीवोर्स को खा लेता है। और टर्सरी कंज्यूमर्स जो है वो प्राइमरी को खा लेता है और सेकेंडरी को खा लेता है। जैसे बात करें लोयन की, तो लोयन क्या है, लोयन को, गाय को, बकरी को भी खा लेता है, साथ ही ये जो भेड़िया है उसको भी वो खा सकता है। इस कारण से ये जो है तो 3 श्रेणी में अपने विभाजित किया है। एक और जो बात कर रहे थे अपन, अपघटक, जो जैविक घटक है उनमें एक श्रेणी थी अपघटक यानी मृतजीवी। तो ये जीव तो हैं, इस कारण से इसको जैविक घटकों में शामिल किया गया, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। और ये अपने भोजन के लिए इन मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। जो इकोसिस्टम है इनको अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। किसी ने बताया कि प्राकृतिक इकोसिस्टम और कृत्रिम इकोसिस्टम। इसके अलावा कुछ लोगों ने भिन्न प्रकार से, जैसे निवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। तो निवास क्षेत्र जो है जीवमंडल के खास क्षेत्रीय इकाई के भौतिक वातावरण की दशाएं, जैविक समुदाय की प्रकृति तथा विशेषताओं को निर्धारित करता है। क्योंकि भौतिक दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं, अतः जैविक समुदाय में भी स्थानीय विभिन्नताएं होती हैं। इस अवधारणा के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को 2 श्रेणियों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र। पार्थिव का मतलब एक तरह से स्थलीय मान लीजिए आप। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र तो भौतिक दशाओं और उनके जैविक समुदायों पर प्रभाव के अनुसार पार्थिव या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में भिन्नताएं होती हैं। अतः जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है इनको हम पुनः कई भागों में या उप क्षेत्रों में बांट सकते हैं या सब इकोसिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उच्च स्थलीय या पर्वतीय एक पारिस्थितिक तंत्र, यानी जो माउंटेन इकोसिस्टम कह सकते हैं तरह से। दूसरा निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो मैदानी रीजन है, मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर ढलान होती है, एक तरह से उसको निम्न स्तरीय पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इस तरह से उष्ण रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है, गर्मी ज़्यादा है, उसका जो इकोसिस्टम है वो एक भिन्न प्रकार का होता है। इसी तरह से शीत रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ पर तेज जो है ठंड होती है और एक तरह से सोइल है वहाँ पर, तो इस तरह का इकोसिस्टम जो है शीत रेगिस्तानी का निर्माण करता है। तो विशिष्ट अध्ययन एवं निश्चित उद्देश्य के आधार पर इस पारिस्थितिक तंत्र को कई छोटे भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी हम 2 भागों में या 2 उप भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और सेकेंडरी है मैराइन इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जैसा कि हम जानते हैं, इसको भी फिर पुनः उप क्षेत्रों में विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे फ्रेश वाटर में जो है, जो झील है वहाँ का इकोसिस्टम अलग होता है, भिन्न होता है, उसमें भिन्नताएं मिलती है। जैसे रिवर का इकोसिस्टम जो है वो कुछ अलग होता है। इसी तरह से मान लो कोई पॉन्ड है, बड़ा तालाब है, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी झील और जो है रिवर दोनों से भिन्न मिलेगा। कहीं मान लो कोई दलदल क्षेत्र है तो वहाँ भी जो फोना फ्लोरा है वो अन्य क्षेत्रों की बजाय या अन्य इकोसिस्टम की बजाय भिन्न मिलेगी। फिर प्रत्येक जो इकोसिस्टम है या उप जो पारिस्थितिक तंत्र है, इनके जीवजात और इन जीवजातों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हैं, वो सब में एक समान नहीं होते, उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी तरह से दूसरे हमने बात की थी सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, यानी पहले तो बात क्या की थी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरा क्या है मैराइन वाटर इकोसिस्टम। तो मैराइन वाटर इकोसिस्टम जो है
ये एक तरह से खुले सागरीय पारिस्थितिक तंत्र या तटीय बुनाद की पारिस्थितिक तंत्र या कोरल पारिस्थितिक तंत्र आदि इनको उपभागों में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हमने ये देखा कि उसमें भी जो है उप क्षेत्र या उप इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो विशिष्टताएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, उनके पर्यावरणिक कारक और जीव जात भिन्न भिन्न होते हैं। इस तरह से जो सागरीय इकोसिस्टम है हालांकि वो खुला होता है, लेकिन वहाँ पर भी जो भिन्नताएं अपने को देखने को मिलती हैं। जैसे एक तरह से महासागर खुला, वहाँ का जो जीव जात है, वहाँ के जो एनवायरमेंट फैक्टर हैं वो भिन्न होंगे। इसके अलावा जहाँ पर नदी और नदी समुद्र में मिलती है, जो एक तरह से यूस्टेराइन क्षेत्र बोलते हैं, उसकी विशेषताएं अलग होंगी, भिन्न होंगी। इसी तरह से मान लो जहाँ कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ के आसपास जो प्लांट फौना फ्लोरा है वो एक तरह से भिन्न इकोसिस्टम को दर्शाता है। इस तरह से जो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र और सागरीय जो निचला पारिस्थितिक तंत्र है ये भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी ऊपरी क्षेत्र और एक जो समुद्र की गहराई में जो है वहाँ का जीवजात फौना फ्लोरा वो भी भिन्न मिलेगा। इसी तरह से क्षेत्रीय मापक के आधार पर भी जो है इकोसिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी विस्तार के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो इकोसिस्टम है उसको अनेक भागों में बांटा जा सकता है, बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। तो समस्त जीवमंडल जो वृहत्तम पारिस्थितिक तंत्र होता है, जैसे बड़ा जो है इकोसिस्टम होता है, और इनको मोटे तौर पर दो भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। इसको समस्त जीवमंडल को, तो समस्त जीवमंडल है इसको, इसके दो इकोसिस्टम जो है बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है महाद्वीप के पारिस्थितिक तंत्र, कि जितने भी महाद्वीप हैं, है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो इनका इकोसिस्टम यहाँ पर जो है जो जीवजात फौना फ्लोरा और साथ में जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो भी उनकी भी भिन्नताएं अपने को देखने को मिलेगी। सारे हैं लेकिन उनकी रेंज जो है और उनका जो मात्रा है वो उसमें फर्क मिलेगा, और इस कारण से वो जीव जो है उस वातावरण से जो है उनका प्रभाव जो है भिन्न होगा। इसी तरह से महासागर भी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये इस तरह से जो महासागर हैं इनका इकोसिस्टम भी भिन्न मिलेगा। तो आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय मापों को घटाकर एकाकी जीव तक लाया जा सकता है। यानी इनको कम करके हम जो है प्लांट एनिमल के जीव चला सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, महाद्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, पठार पारिस्थितिक तंत्र, मैदान पारिस्थितिक तंत्र, झील पारिस्थितिक तंत्र, नदी पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र, फसल क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र, और कोई गोचर भूमि पारिस्थितिक तंत्र, एकाकी पारिस्थितिक तंत्र, इस तरह से इनको अलग अलग बांट कर भी अध्ययन कर सकते हैं। उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, तो इकोसिस्टम है उसका उपयोग हो रहा है उसके आधार पर भी इसको विभाजित किया जा सकता है। जैसे विभिन्न उपयोग के आधार पर इकोसिस्टम को कई भागों में बांटा जा सकता है। ओडम ने 1959 में बताया कि नेट प्राथमिक उत्पादन तथा कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर इकोसिस्टम को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है कृषित पारिस्थितिक तंत्र, यानी जहाँ पर कृषि हो रही है वो जो है इकोसिस्टम, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको भी उप क्षेत्रों में उनकी जो जिस प्रकार की फसल जहाँ पर हो रही है उसके आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे गेहूँ क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र, चारा क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र, बाजरा क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र, इस तरह से उप क्षेत्र जो है बनाए जा सकते हैं। दूसरा अकृषित पारिस्थितिक तंत्र, यानी नॉन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। अकृषित पारिस्थितिक तंत्र को वन पारिस्थितिक तंत्र, ऊंची जो ऊंचाई है